हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम इस वीडियो के अंदर हायरार्की को देखेंगे। एम लक्ष्मीकांत से हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। बुक हमारी चल रही है। स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट हायरार्की का? जो ये कॉन्सेप्ट है हायरार्की, ये मतलब इसको क्लासिकल थिंकर्स जितने भी थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल थिंकर्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि वेबर, फेओल, गुलिक, उर्विक, मूने, रिले, ये सब जो है हायरार्की को कैसी व्यवस्था मानते हैं। ये कहते हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल, यानी कि एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे उसे कहते हैं कि हायरार्की बहुत ज़रूरी है। यानी कि हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अथॉरिटी, जो अधिकार होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक टॉप टू बॉटम लेवल में डिवाइड होती है। टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ डिवाइड होती है। मतलब ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है, ठीक है, और नीचे वाला उसकी बात मानता है। यही क्या है? हायरार्की है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सरकारी दफ्तर है, उसमें कलेक्टर है, कलेक्टर, फिर उसके नीचे डेप्यूटी कलेक्टर होता है, फिर तहसीलदार, पटवारी। ये क्या है? एक हायरार्की है। यानी नीचे वाले ऊपर वाले का आदेश का पालन करेगा। आदेश यानी ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये है हायरार्की। जो हेनरी फेओल हैं वो इसे कहते हैं, हेनरी फेओल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्केलर चेन का। ओके, हेनरी फेओल ने कहा है हायरार्की को स्केलर चेन कहा है। वहीं मूने और रिले इसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोसेस कहते हैं। मूने एंड रिले इसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोसेस। और हेनरी फेओल इसे कहते हैं स्केलर चेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये नाम दिए हैं। स्केलर चेन का मतलब क्या है? एक ऐसी मतलब सीधी क्रमबद्ध लाइन, चेन, जहां जो संदेश या आदेश, सूचना एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है, वन लेवल टू दूसरे लेवल पर वो जाती है। एक सीधी लाइन, बिना जंप किए डायरेक्ट फ्लो में चलेगी। कोई आदेश हो, इन्फॉर्मेशन हो या कुछ भी। अगर किसी क्लर्क को कोई दिक्कत है तो वह सीधे कलेक्टर के पास नहीं जाएगा, यानी वो पहले किसके पास जाएगा? कोई क्लर्क है, उसे कोई दिक्कत है, उस क्लर्क को कोई दिक्कत है तो वो सीधे डायरेक्ट कलेक्टर के पास, हेड ऑफ द अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा। पहले वह सीनियर क्लर्क के पास जाएगा, फिर जो है सीनियर क्लर्क सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, सेक्शन ऑफिसर डेप्यूटी ऑफिसर के पास, फिर वो कलेक्टर के पास जाएगा, यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर से कलेक्टर। तो यहाँ तक पहुँचने को क्या कहा जाता है? स्केलर चेन कहा जाता है। एक चेन की तरह जा रहे हैं ना, हर चीज़ जुड़ती जा रही है चेन की तरह, यह है चेन। अब हम बात करें कि ये चेन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक तरह से सिंपल इंट्रोडक्शन लिया है। अब मीनिंग देखते हैं हायरार्की का। जो हायरार्की शब्द है उसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन जो है वो कहाँ से माना जाता है? वो कहाँ से हुआ है? वो ग्रीक से हुआ है। ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका मतलब एक रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट, यानी एक ऐसा धार्मिक समूह यानी रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट, जैसे कि रैंक्स ग्रेड्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर एक चीज़ रैंक्स और ग्रेड्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ओके, यानी कि हायरार्की जो है पदानुक्रम या स्तरों का क्रम है। यानी रैंक्स मतलब क्या होते हैं? पद होता है, रैंक होती है ना, पद, या फिर स्तर हम जिसे कहते हैं वो। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जैसे मंदिरों में एक समय में जो मुख्य पुजारी, फिर उसके नीचे क्या होता था? सहायक पुजारी, और फिर उसके नीचे सेवक हुआ करता था। तो एक सबका एक क्रम बना हुआ है, ये ही हायरार्की है। यानी यहीं की शुरुआती रूप था इसी का एक तरह से। यहाँ पे एक वर्ड है स्केलर। ये जो वर्ड है स्केलर, ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? स्केलर मतलब होता है, स्केलर शब्द की उत्पत्ति जो है स्केल से हुई है, जिसका मतलब है सीढ़ी यानी लेडर, जिसे हम कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी जिसमें कई स्टेप्स होते हैं, कई लेवल्स होते हैं। सीढ़ी में तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप देखते हैं। तो उसी तरीके से इसका मतलब है लेडर यानी स्टेप्स। जैसे कि एक सीढ़ी में स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, तो उसी तरह हायरार्की में भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जो है अथॉरिटी जाती है। लिटरली जो ये टर्म है हायरार्की, मीन्स इसका क्या है? सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो हायरार्की का मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कलेक्टर के पास पटवारी की तुलना में ज़्यादा पावर होती है, तो वह उसे क्या दे सकता है? निर्देश, डायरेक्शन देता है। कलेक्टर जो है पटवारी को क्या देगा? निर्देश देगा। वहीं हम प्रशासनिक भाषा की अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर,
हायरार्की जो है उसका मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पिरामिड जैसे आकार में बनी होती है। पिरामिड कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, ये ऐसा पिरामिड जैसे आकार में बनी होती है जिसमें हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मतलब पावर ऊपर से नीचे तक बहती रहती है, पावर का फ्लो होता रहता है, पावर बहती है ऊपर से नीचे तक। यानी कि पिरामिडिकल फैशन, ये एक पिरामिडिकल फैशन है। पिरामिड जैसा ढांचा, ऊपर जैसे ऊपर तो है छोटा और नीचे बहुत चौड़ा हो जाता है। ये ऊपर देखिए कितना नैरो हो गया नीचे, यानी कि ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर। सक्सेसिव स्टेप्स इंटरलिंक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव स्टेप्स इंटरलिंक्ड का मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए रहते हैं इसमें, एक के बाद एक जुड़े हुए। जैसे मिनिस्ट्री, फिर नीचे उस पहले मिनिस्ट्री, फिर डिपार्टमेंट, फिर डायरेक्टरेट, फिर रीजनल ऑफिस, फिर फील्ड स्टाफ्स। तो इसमें हर एक लेवल क्या है? जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं ये सब लेवल्स। जो मुने हैं वो बताते हैं, मुने ने स्केलर चेन को इस तरह समझाया है, यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम हायरार्की कहते हैं। मुने कहते हैं इसके स्केल का मतलब होता है कई ग्रेजुअल स्टेप्स। स्केल का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे ग्रेजुअल स्टेप्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी एक के बाद एक ऑर्डर स्टेप्स में फॉलो हुए हैं। जैसे किसी संगठन में ऑर्डर देना, यानी मैनेजर किसको देगा? सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर को, और ये ही स्केलर चेन होती है, ऐसा मुने ने कहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड है डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी। उसका मतलब क्या होता है? डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार का स्तर, और कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके अनुसार जिम्मेदारी। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब है कि कामों को विभाजन, यानी उनकी अथॉरिटी, उनका अधिकार और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के आधार पर होता है, न कि काम के प्रकार के आधार पर। उसकी जिम्मेदारी क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसके आधार पर जो है किसका, कोई कामों का विभाजन होगा। जैसे कि एक ही काम, जैसे रिपोर्ट तैयार करना, तो क्लर्क के आदेश मानना ज़रूरी है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर उस पर डिसीजन ले सकता है। यही अथॉरिटी का डिफरेंस है। क्लर्क के लिए क्या है? उसका आदेश मानना ज़रूरी होता है। डिसीजन कौन लेगा? सेक्शन ऑफिसर है मान लीजिए, वो उसका डिसीजन लेगा तो क्लर्क को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये अथॉरिटी भी यहाँ पर आती है। फिर मुने कहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में, सिस्टम में, जो स्केलर चेन के नाम से जान सकते हैं इसे हम, मतलब ये एक प्रॉपर सिस्टम है। इसे उन्होंने एक प्रॉपर क्या है? सिस्टम माना है, प्रॉपर है एकदम। फिर मुने कहते हैं जो ये स्केलर चेन हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, सब ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, चाहे 2 लोग ही क्यों ना हो उसमें या 4 लोग ही क्यों ना, सब ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक सुपीरियर यानी जो बॉस होता है, अगर एक सुपीरियर है और दूसरा सबॉर्डिनेट उसके नीचे वाला है, ये सुपीरियर है और ये सबॉर्डिनेट है, तो वहाँ स्केलर प्रिंसिपल लागू होगा, क्योंकि ये सुपीरियर है और सबॉर्डिनेट को उसके आदेश निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तो यही है, यानी कि एक दुकान में मालिक है और एक कर्मचारी है। एक दुकान है, शॉप है, उस पर एक मालिक है और दूसरा उसका कर्मचारी है, यानी कोई काम करता है। यहाँ पर भी स्केलर जो प्रोसेस है, चेन है, वो भी लागू होगी। मालिक जो आदेश देगा, ये जो कर्मचारी है उसको उसका पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी स्केलर चेन आती है। फिर मुने कहते हैं ये जो स्केलर चेन है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोसेस है जिससे पूरे संगठन में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। इसके ज़रिए अथॉरिटी, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, अपने आदेश जो होती है पूरे सिस्टम पर लागू कर पाती है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस इसे बताया है इन्होंने। यानी कि देखिए, पीएम, उसके बाद कैबिनेट, फिर उसके बाद सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, देन कलेक्टर, देन बीडीओ, फिर ग्राम सेवक। तो यहाँ ये सब एक चेन में चल रहा है, ये आदेश सब तक पहुँचेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है इसका, ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश दिए जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन करता है, सबको साथ रखने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन। फिर वो बताते हैं जो स्केलर प्रोसेस है, ये 3 मुख्य इसके इम्पॉर्टेंट इन्होंने अंग बताए हैं। सबसे पहले है लीडरशिप, यानी नेतृत्व। लीडरशिप यानी कि क्या होता है? नेतृत्व करता है। जो ऊपर वाला होता है, सुपीरियर होता है, वो गाइड करता है। गाइड करना, नेतृत्व करना लीडरशिप का काम है। डेलीगेशन करना, यानी कि काम और अथॉरिटी नीचे के लेवल को सौंपता है। प्रत्यायोजन यानी सौंपा जाता है, नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट है उनको काम दिया जाता है, सौंपा जाता है। फंक्शनल डेफिनेशन का मतलब क्या है? हर पद की
जिम्मेदारी और भूमिका पहले से तय होती है कि क्या करना है। हर पद जो एक भी हम कहते हैं ना, हर एक सिस्टम में हर पद की जो काम होता है, सब कुछ जिम्मेदारी, भूमिकाएं, सब कुछ तय होती है। मैनेजर का काम सुपरवाइज, जो मैनेजर है वो सुपरवाइज करता है, यानी वो क्या कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। कुछ काम अपने असिस्टेंट्स को सौंपता है, यानी डेलीगेट कर रहा है। और दोनों के रोल्स पहले से डिफाइंड है, यानी वो क्या हो गया, फंक्शनल डेफिनेशन हो गई। स्केलर सिस्टम जो है उसका मतलब है कि कर्मचारी एक सिंगल चेन ऑफ कमांड में बंधा हुआ है। ये एक कर्मचारी है, ये किस में बंधा हुआ है, एक सिंगल वन ओनली चेन ऑफ कमांड में बंधा हुआ है, यानी उसे पता है कि उसे किसका आदेश मानना है। ही नोज, शी नोज कि उसे किसका आदेश मानना है, अपने बॉस का। तो ये बंधा हुआ है। क्लर्क को सेक्शन ऑफिसर से आदेश मिलेगा, ना कि सीधे जॉइंट सेक्रेटरी से। जो नीचे लेवल का क्लर्क होता है उसे कलेक्टर कोई आदेश नहीं देगा, उसे कहाँ से आदेश मिलेगा, सेक्शन ऑफिसर से ही आदेश मिलेगा। यानी कि जैसे स्टेफन रॉबिन्स है, स्टेफन रॉबिन्स कहते हैं कि स्केल ऑफ चेन ऑफ कमांड जो है, चेन ऑफ कमांड के लिए स्टेफन रॉबिन्स कहते हैं ये एक ऐसी अटूट लाइन है जो सबसे ऊपर से शुरू होती है और सबसे नीचे तक जाती है। अटूट मतलब मजबूत, अनब्रोकन, टूट नहीं सकती। अटूट लाइन है जो सबसे ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, स्पष्ट करती है कि किसको क्या रिपोर्ट करना है। यानी अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, बिना टूटे हुए आदेश की श्रृंखला जिसे कहा जाता है। यानी एशलन स्तर या पद मानते हैं इसमें। यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, स्तर या पद। हम कहते हैं ना कोई पद होना, वो जैसे कि प्रेसिडेंट, पीएम, होम मिनिस्टर, डीजीपी, आईजी, एसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये पूरा एक लाइन में चल रहा है ऊपर से लेके। हर कोई अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है, हर एक परफेक्ट चेन ऑफ कमांड है यहाँ पर। यह है हायरार्की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो हर बार पीवाईक्यूज में पूछ ली जाती हैं, अच्छे से याद भी करेंगे इन्हें। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस में एल डी वाइट की डेफिनेशन। लियोनार्ड डी वाइट की डेफिनेशन देखते हैं। ये कहते हैं कि हायरार्की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर स्तर पर एक सुपीरियर यानी कि एक उच्च अधिकारी और सबऑर्डिनेट यानी उसका अधीनस्थ होता है। ये रिलेशन जो है वो टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे संगठन में लागू होता है। ये रिलेशन, ये जो संबंध है, यानी प्रिंसिपल होगा, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर हेड टीचर, देन सब्जेक्ट टीचर, देन असिस्टेंट टीचर, फिर स्टूडेंट। तो ये आप देखिए चेन एकदम क्लियर है और ये हर जगह लागू होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। एक उच्च अधिकारी रहेगा ही रहेगा, उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे ही होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मिलिट की। मिलिट कहते हैं हायरार्की जो है एक ऐसा तरीका है जिससे अलग अलग लोगों की मेहनत और काम को आपस में जोड़कर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाता है। एक सब लोगों की जो मेहनत होती है, काम होता है, उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, फिर सिस्टम बनाया जाता है। एक फिल्म बनाने में क्या चाहिए, एक डायरेक्टर चाहिए, कैमरामैन चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होता है, एक्टर भी चाहिए होता है, स्पॉट बॉय जो होता है वो भी चाहिए होता है। इन सब का काम अलग अलग है लेकिन हायरार्की से जुड़े हुए हैं ये लोग, तो मिलकर ही तो फिल्म बनती है। कोई एक नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी हायरार्की में कैसे, डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, तो सबका काम जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इयन ग्लैडन की। वो कहते हैं हायरार्की को चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, जैसे ही काम को बांटा जाता है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर होता है वैसे ही हायरार्की अपने काम करने लगती है। लोग ग्रेड्स यानी लेवल्स में होते हैं और ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, कंट्रोल रखता है, स्क्रूटनी रखता है, निगरानी रखता है उसके ऊपर। तो जैसे ही काम छोटा हो या बड़ा ये मतलब नहीं है, सब कामों में जो है ये डिवीज़न ऑफ लेबर जहाँ जहाँ होगा, काम को बांटा जाएगा, वहाँ ये ग्रेड्स लेवल आ जाएंगे। जैसे कि हॉस्पिटल के एग्जाम्पल लेते हैं, चीफ डॉक्टर होता है, उसके बाद सीनियर डॉक्टर होता है, सब जगह हायरार्की होती है गाइस। चीफ डॉक्टर, उसके बाद सीनियर डॉक्टर, फिर उसके बाद जूनियर डॉक्टर,
देन नर्सेज, देन वार्ड बॉयज। तो ये हायरार्की में बंटे हुए हैं, हर किसी का काम बंटा हुआ है ग्रेड ऊपर से नीचे तक। ये ऊपर वाला सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइज करेगा, ना कि इसको डायरेक्ट। ये किसको सुपरवाइज करेगा? इसको। फिर ऐसे चलता है काम। हर जगह जो संगठन होते हैं वहाँ हायरार्की होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्लैथम की। वो बताते हैं हायरार्की एक ऐसा ऑर्डर्ड यानी क्रमबद्ध स्ट्रक्चर है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे वाले और ऊपर वाले एक असेंडिंग स्केल में अरेंज होते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पावर और अथॉरिटी बढ़ती जाती है। असेंडिंग क्या होता है? हम बचपन में मैथ्स में पढ़ते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे करना है, छोटे से लेकर बड़े तक। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे जैसे 2, फिर 6, फिर 8, 10, तो ये बढ़ रहा है, क्रम बढ़ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही छोटा क्लर्क है, ऊपर तक जाएगा तो बड़े ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। तो वैसे क्रम बढ़ता जाता है। यानी कि एक हम देख सकते हैं सोल्जर है, फिर क्या होता है? लेंस नेक होता है, इस तरह से मतलब बढ़ता जाता है, कर्नल तक जाता है लास्ट में। यानी सोल्जर एक बहुत छोटी इकाई हो गई, यूनिट बहुत छोटी है। फिर लेंस नायक होता है, नायक होता है, हवलदार होता है, सूबेदार होता है, मेजर होता है, कर्नल होता है, जनरल होता है, लास्ट में जनरल सबसे बड़ा। तो यहाँ देखिए हाई पोस्ट बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो मैक्स वेबर बताते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पोस्ट और ऑफिस होते हैं और वो सब हायरार्की के सिद्धांत पर ही चलते हैं। मतलब हर छोटी पोस्ट एक बड़ी पोस्ट के कंट्रोल में होती है। ये पोस्ट की बात करते हैं कि हर छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट की किस में निगरानी में होती है? कंट्रोल में होती है। यानी पोस्ट ऑफिस सिस्टम में हम देखते हैं कि पोस्ट मास्टर होता है, जनरल पोस्ट मास्टर, फिर चीफ पोस्ट मास्टर, फिर पोस्ट मास्टर होता है, फिर असिस्टेंट और फिर उसका कलर। तो यहाँ पर भी हायरार्की है, सब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। हर एक पद अपने ऊपर वाले सुपरविजन जो उसका होता है उसमें काम करता है, उसको जो सुपरविजन मिलता है सुपरवाइजर से उसके अंदर काम करता है। रॉबर्ट प्रेस्टस की डेफिनेशन देखते हैं, उन्होंने हायरार्की के लिए क्या कहा है। वो कहते हैं कि हायरार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पदों को ऊपर से नीचे तक क्रम में रखा जाता है। सबसे ऊंचा पद सबसे ऊपर, यानी सबसे छोटा पद सबसे नीचे होता है। जैसे वही हमने देखा, सीईओ सबसे ऊपर होगा, वाइस प्रेसिडेंट, फिर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, फिर इंटर्न आते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? इंटर्नशिप करने वाले लोग। तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग स्केल में आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक बता रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर में भी, और ये है अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अर्लैथम तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में मानते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं। बात एक ही है घुमा फिरा के। अब हमने कुछ डेफिनेशंस देख लिए, अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं हायरार्की के। सबसे पहले हायरार्की के प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मेन 3 टाइप्स के दिए हुए हैं प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जिन्हें फॉलो किया जाता है। सबसे पहला सिद्धांत है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TPC से याद रखेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल का प्रिंसिपल। क्या है ये? थ्रू प्रॉपर चैनल का प्रिंसिपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर आदेश यानी जो कमांड होता है या कम्युनिकेशन होता है, हर आदेश, कमांड या कम्युनिकेशन, संचार जिसे कहते हैं, को सही चैनल से लेकर ही जाना होगा ना, जाना चाहिए। कोई इंटरमीडिएट लेवल, बीच का स्तर जो है स्किप नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर चैनल के द्वारा जाना चाहिए। कोई अगर किसी लेवल किसी ने मिस कर दिया तो फिर दिक्कत है। अगर A to G तक जाना है, अगर हमें A से G तक कोई आदेश भेजना है तो क्या आप ऐसे भेजेंगे? A को भेज दिया, आप C को भेज देते हैं? नहीं, A फिर B फिर C D E F and G फिर जाएगा G तक वो। तो हर एक लेवल के द्वारा ही जो है गुजरेगा ऐसे, थ्रू प्रॉपर चैनल, इसी का नाम है थ्रू प्रॉपर चैनल। A to G तक डायरेक्ट हम जंप नहीं करेंगे, यह है थ्रू प्रॉपर चैनल। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब अथॉरिटी जो अधिकार होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, दोनों हर लेवल पर बराबर होनी चाहिए। यानी जहां अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेंजरस है, खतरनाक हो जाएगा। मान लीजिए अथॉरिटी है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब वो बहुत खतरनाक है। या एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है, सार्थक नहीं है ये चीज़। तो ये ज़रूरी है। अगर आपके पास अधिकार है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है तो आप उसे मिसयूज़ कर सकते हैं। आप अपने अधिकार को, जिम्मेदारी होगी तो ज़्यादा सही है। अगर जिम्मेदारी है लेकिन अधिकार नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, मीनिंगलेस है। जिम्मेदारी है आपके पास, कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ अधिकार है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आपके पास जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जहाँ आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसे समझना आसान है। फिर थर्ड प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल, यानी सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से आदेश मिलना चाहिए। दो लोगों से आदेश मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, भाई किसका आदेश फॉलो करूं मैं, एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो सबॉर्डिनेट को सिर्फ अपने एक सुपीरियर से आदेश मिलना चाहिए, दो लोगों से नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, इजी वे में करेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। डायग्राम में जो आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले लेवल ए से ऊपर है, ए जो है सबसे ऊपर है, मतलब ये संगठन का क्या है, हेड है, ये याद रखेंगे। ए जो है हेड है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मानिए इसको, और ये जो ए है एक व्यक्ति मान लीजिए ए को, जो ए क्या है, हेड है। यानी ए का सबॉर्डिनेट कौन है, बी है। ए का सबॉर्डिनेट कौन है, बी है। बी का सबॉर्डिनेट कौन है, सी है। तो ये इसके सबॉर्डिनेट है, लेकिन सी ए से भी जुड़ा हुआ है। जो ये सी है वो किससे जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है। किसके जरिए, बी के जरिए। ये जो सी है वो किससे जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है, बी के जरिए, क्योंकि बीच में बी आ गया। लेकिन ये सब है, यही पैटर्न नीचे तक चल रहा है। यानी कि जो सी है वो डी से जुड़ा हुआ है, डी ई से, ई एफ से, एफ जी से। और दूसरी साइड वही सेम, जो बी है वो एल का क्या है, मतलब कम्युनिकेशन सामने, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन और कमांड कैसे चलते हैं वो बताया गया है। देखिए अब हम बात करते हैं, ये जो बी है इनके बीच में ये कलर लेते हैं। हाँ, ये जो बी है, 1 मिनट, बी किससे जुड़ा हुआ है, एल से। सी और एम, डी एन एन, ई ओ, एफ पी एन, जी क्यू। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत देखते हैं। जहाँ आदेश टॉप से लेकर बॉटम तक की बात की जाएगी, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो होगा। टॉप और बॉटम की बात की गई है, यानी ऐसे ऑर्डर फॉलो होगा। ऐसे कैसे, ए बी को देगा, बी सी को आदेश देगा, सी डी को, डी ई को, ई एफ को एंड ई जी को, ऐसे फॉलो होगा। वहीं अगर बॉटम से टॉप तक की बात की जाए, यानी कि रिपोर्ट करने की बात की जाए, टॉप अथॉरिटी को रिपोर्ट देना है या फीडबैक देना है, तो यहाँ नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर तक जाना पड़ेगा। अब कैसे जाना है, जी जाएगा एफ के पास, रिपोर्ट करेगा, एफ अपनी रिपोर्ट ई को देगा, ई अपनी रिपोर्ट डी को देगा, डी सी को एंड सी बी को और बी ए को। ऊपर तक पहुंच गया रिपोर्ट, ये क्या कहलाएगा, बॉटम टू टॉप। कम्युनिकेशन जो है नीचे से ऊपर भेजा, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वही सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसे फॉलो किया जा रहा है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। इसे ही क्या कहा गया है, चेन ऑफ कमांड, यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी कहा गया है। एक सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड या थ्रू प्रॉपर चैनल, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता है। अब हम देखते हैं जी और क्यू का आपस में क्या कॉन्टेक्ट है। ये जो जी है और क्यू है, इसका जो है आपस में क्या कॉन्टेक्ट है, यानी कि जी से क्यू को कोई मैसेज भेजना है तो वो सबसे पहले ए तक जाएगा, फिर क्यू तक पहुंचेगा क्या। तो देखते हैं, देखिए जी है और उसको क्यू तक कोई मैसेज जो है वो भेजना है, तो वो सबसे पहले ए तक जाएगा, फिर जो ए है वहाँ से क्यू तक पहुँचेगा। कैसे, यहाँ पे जो है हर कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेवल जो है स्किप नहीं होगा, लेवल का स्किपनेस नहीं कर सकते आप, लेवल स्किप नहीं होते हैं यहाँ पर। इसके एडवांटेजेस देखिए बहुत हैं कि हर चीज़ एकदम बराबर रहेगी, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो जी और क्यू को कुछ पहुंचाना है तो जी एफ को रिपोर्ट करेगा, एफ ई को, ई डी को, ऐसे चलेगा। अब आप देख रहे हैं प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है भाई, कितना लंबा प्रोसेस तय करना पड़ा है।
तो इसकी डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए भी एक प्रिंसिपल है, स्टार्ट कर दिया आपको मैंने, समझा दिया, इसको पढ़ने की भी मतलब अब नीड नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अब इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। हायरार्की के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस देखिए, यानी कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इंटीग्रेशन और कोहेरेंस लाता है, ये इंटीग्रेशन और कोहेरेंस लेकर आता है, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक को एकजुट करता है, कोऑर्डिनेटेड बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी पूरे संगठन को क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड बनाता है। जो चैनल है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनाता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैसेज सही तरीके से एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाए। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल बनाना, एक से दूसरे स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से पहुंच जाए। फिर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, हर लेवल पर कौन जिम्मेदार है ये साफ पता चल जाता है। कहीं लेवल पर गड़बड़ी हो तुरंत हम पता कर सकते हैं, अच्छा एफ जिम्मेदार है, जी की कोई गलती नहीं है, एफ ने आगे रिपोर्ट नहीं दी, तो यहाँ पर पता चल जाता है। तो हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि एफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईच लेवल पर। इट अवॉइड्स शॉर्ट सर्किटिंग बाय इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रोसीजर, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग जो को रोकता है। हर कोई सीधे हायर लेवल पर जंप नहीं कर सकता है, जो होता है ना, आप शॉर्ट सर्किट ले लीजिए भाई, शॉर्टकटिंग को रोकता है, शॉर्टकट नहीं ले सकते आप इसमें। इससे सिस्टम क्या होता है और स्ट्रांग होता है। टॉप लेवल पर वर्कलोड कम होता है। जो टॉप लेवल है उस पर वो देखिए एकदम संकड़ा सा बना हुआ है, एकदम संकरा है पूरा, एकदम छोटा सा पार्ट है, नीचे जाके ब्रॉड हो रहा है ना ये ट्राइंगल, यहाँ पर ही सारा का सारा वो है। टॉप लेवल पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, टॉप लेवल के पास वर्कलोड नहीं है ज़्यादा, हर डिसीज़न ऊपर नहीं जाता है। इंटरमीडिएट लेवल्स भी बहुत सारे होते हैं, वो इनके क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, डिसेंट्रलाइज होना, निर्णय नीचे के लेवल भी खुद निर्णय ले सकते हैं। अथॉरिटी का जो है डेलीगेशन आसान हो जाता है, यानी जो अथॉरिटी है उसका डेलीगेशन आसान हो जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अधिकार भी इसमें बांटे जाते हैं, कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, अथॉरिटी भी दी जाती है जिम्मेदारी के साथ साथ। फाइल मूवमेंट होता है, जो फाइल का मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फाइल को भेजना, डॉक्यूमेंट को भेजना, वो जो है डॉक्यूमेंट्स या ऑर्डर्स को मूवमेंट सीधा हो जाता है, कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर कट रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब एडवांटेजेस हैं हायरार्की के। अब हम देखते हैं और भी एडवांटेज हैं 2। फिर ये कहता है हायरार्की जो है सभी लोगों को एक कमांड यानी गोल, साझा उद्देश्य, कॉमन गोल की तरफ काम करने में मदद करती है। यहाँ पर कॉमन गोल की है, एक यूनिटी ऑफ पर्पस है, कॉमन गोल। हर व्यक्ति जानता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, इसीलिए टकराव नहीं होता है। यानी कि एक डिपार्टमेंट का लक्ष्य है डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम बनाना, तो हायरार्की ये सुनिश्चित करती है कि हर लेवल का कर्मचारी उसी दिशा में काम करे, कहीं भटके ना कि कोई अपना अलग रास्ता चुने। हर एक ही लेवल, यूनिटी ऑफ पर्पस, उनका उद्देश्य एक है। ये जो है प्रमोट करता है डिसिप्लिन को, यानी कि हायरार्की एक स्पष्ट व्यवस्था बनाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन आदेश देगा, ये सब प्री डिफाइंड होता है, पहले से निश्चित होता है। यानी एक स्कूल में जब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, हर कोई जानता है उसका क्या रोल है, इसीलिए डिसिप्लिन बना रहता है, अनुशासन बना हुआ रहता है, वो बहुत ज़रूरी है। पॉल एच एप्पलबाई क्या कहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने ये एक डेफिनेशन देके कहा है पॉल एच एप्पलबाई ने, इंपॉर्टेंट है, कि हायरार्की इज द मीन्स बाय विच रिसोर्सेज आर अपॉइंटेड, ये क्या है, अपॉइंटेड पर्सनल सेलेक्टेड असाइंस, यानी कि पॉल एच एप्पलबी कहते हैं हायरार्की के जरिए ही रिसोर्सेज, जो संसाधन जो है वो बांटे जाते हैं, कर्मचारियों का चुनाव और पोस्टिंग होती है, और काम की जो शुरुआत है, निगरानी है, उससे मतलब ज़रूरत पड़े तो सुधार किया जा सकता है। काम की शुरुआत निगरानी हो और ज़रूरत पड़े तो उसमें मॉडिफाइड किया जा सकता है। हायरार्की एक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के में मतलब हेल्प करता है, कंट्रोल में सुधार के तरीके देता है। अब इसके कुछ देखिए, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हमने अभी ऊपर क्या पढ़े, एडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें क्या नुकसान है, कमियां हैं, वो भी बताई गई है। इंपॉर्टेंट है इसके डिसएडवांटेजमेंट को समझना। जो फर्स्ट है वो कहता है, यानी कि हायरार्की में हर काम एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक होता है, फिर जाता है वो नीचे तक या ऊपर तक, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, हमने समझा अभी। इससे क्या है, फाइल बहुत घूमती रहती है, डिसीजन में बहुत देर हो जाती है। अगर किसी को सरकारी मकान की मरम्मत के लिए फ़ाइल भेजनी है तो पहले कैसे भेजेगा वो कैसे भेजेगा, पहले भेजेगा वो सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी और फिर मिनिस्टर तक जाती है।
मतलब बहुत घुमावदार प्रोसेस है, पूरा एकदम हर एक स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी होता है अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हफ्तों महीने लग जाते हैं, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। इसे कहते हैं रेड टेपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेड टेपिज्म। इसका मतलब है लेट लतीफ़ी, यानी लाल फीताशाही। बहुत देर फाइल पहले क्या होता था, जो है लाल कलर में आती थी ना, तो उसी से इसका नाम लाल फीताशाही पड़ गया। हर चीज़ फाइलों में बनती है। आजकल तो डिजिटल प्रोसेस हो गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक जो है वो बहुत ट्रेडिशनल सोच के होते हैं, तो वो रेड टेपिज्म यही होता है, लाल फीताशाही जिसे कहा जाता है, डिले ऑफ फाइल प्रोसेस। फिर सेकंड जो है डिसएडवांटेजमेंट क्या है इसका, वो ये है कि निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, को कोई भी फैसला लेने की छूट नहीं दी जाती है। उन्हें हर काम ऊपर से जो जब आदेश मिलेगा तभी करना है। मतलब इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है ना उनके पास। इससे उनमें क्या होता है, नया इनिशिएटिव लेने की, कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेने की हिम्मत ही नहीं बचती है। बेचारों को पता है कि उनकी कोई सुनेगा तो नहीं, तो आदेश की प्रतीक्षा करते हैं वो सिर्फ, यानी कि वेट करते हैं कि कब हमें ऊपर से जो है आदेश मिले, ऑर्डर मिले। अगर कोई क्लर्क है, वो देखता है कि प्रिंटर खराब है, तो वो खुद ठीक नहीं करवा सकता। वो हायर ऑफिसर के आदेश का इंतज़ार करेगा कि कब बात जो है हायर ऑफिसर तक जाए और मैं कब कहूँ कि प्रिंटर खराब है। हायर ऑफिसर के आदेश को फॉलो करना पड़ता है, क्लर्क वेट करता रह जाएगा। तो ये है, बहुत देर लगती है हर चीज़ में। फिर थर्ड बात क्या कही गई है इसमें, थर्ड डिसएडवांटेज है कि हायरार्की में एक स्ट्रिक्ट चेन होती है, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कहते हैं ना लचीलापन नहीं होता है। इसमें लोगों के बीच फ्रेंडली या ओपन कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। लोग फ्रेंडली नहीं होते यहाँ पर, रिजिड बहुत है। जैसे एक जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर से जो है सीनियर ऑफिसर से कैजुअली बात नहीं कर सकता है। वो उसे फॉर्मल स्ट्रक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा। उसे पता होना चाहिए मेरा बॉस है ऊपर, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता उससे। हर चीज़ बहुत फॉर्मल होती है। इससे रिलेशन गैप आ जाता है। हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप आ जाना, रिलेशन, उसको डर लगता है भाई बॉस नाराज़ हो गया तो इससे क्या इनोवेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। टीम वर्क में कमी आ जाती है। सब मिलके एकदम खुशामदी से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें वो फ्रेंडली जोन ही नहीं बचता है। फिर है कि जो अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो गया है, मतलब मल्टी लेवल हायरार्की है, तो टॉप लेवल के लोग ग्रेजुअली जो है रियलिटी से कट जाते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो गया है, संगठन जो है बहुत बड़ा है, तो टॉप अथॉरिटी जो है उनको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, वो उससे कट जाएंगे, कट ऑफ हो जाएगा उनका। ओवर एक्सटेंडेड है अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ गया है, ग्राउंड रियलिटी वो नहीं देख पाएंगे। जो टॉप लेवल के लोग हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कट जाएंगे, नीचे क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता। यानी कैबिनेट सेक्रेटरी को अगर किसी ग्रामीण जो डाकघर होता है ना, पोस्ट ऑफिस की स्थिति का कोई पर्सनल अनुभव नहीं होता है, वो भाई कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसे क्या मतलब है, क्योंकि इतना लेवल में बंट चुके हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या जाने कहीं कोई गांव में ग्रामीण डाकघर जो पोस्ट ऑफिस है वो कैसे चल रहा है, उसको क्या पता। इतने लेवल्स होते हैं कि ऊपर से नीचे तक लोग जो है, लोगों का आपस में कनेक्शन ही नहीं बन पाता है। ये है इसका डिसएडवांटेज। फिर है कि अधिकतर लोग सुविधाएं ऊपर के लोगों को फ़ायदा, नीचे के लोगों को कम मिलता है। ऊपर के लोग हैं टॉप अथॉरिटी, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसी भी चीज़ का, और नीचे के लोगों को कम मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस, यानी नीचे के लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज है वो कम मिलते हैं। इतने लेवल्स हैं। तो इससे क्या होगा, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले स्ट्रैटेजिक काम होते हैं। ऊपर वाले जो हैं स्ट्रैटेजिक काम होते हैं, जो लोग ऊपर बैठे होते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं। नीचे वाले का जो है क्लर्कियल काम होता है, इससे गैप बढ़ता है। क्लर्कियल काम मतलब वही फाइल का काम। ऊपर वाले सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लान बनाते हैं, नीचे वाले उसे लागू करते हैं। फिर बात आती है पे स्केल्स की, यानी कि जो तनख्वाह है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। इससे क्या है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, असंतुष्ट हो जाते हैं लोग। हायर ऑफिसर को तो बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती है, नीचे वालों को तो बस वैसे ही मिलती है। क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ स्टाफ, यानी कि अपर लेवल में ज़्यादा क्वालिफाइड लोग रहते हैं, जिससे एक प्रकार की इनइक्वालिटी महसूस होती है नीचे वालों को। यानी आईएएस ऑफिसर और एक क्लर्क के बीच में कितना गैप है, सिर्फ उनकी तनख्वाह ही नहीं बल्कि अधिकार, उनके पास अथॉरिटी की भी कमी है, जिम्मेदारी, सुविधा। अब एक आईएएस ऑफिसर को तो बढ़िया बंगलो मिलता है, क्लर्क को थोड़ी मिलता है इतना शानदार। तो वही बात है कि हर चीज़ में गैप होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का स्टेटस गैप बन जाता है। स्टेटस का पता चलता है, भाई आईएएस आएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, सैल्यूट करेंगे, क्लर्क आएगा तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो अपने आप हो जाता है व्यवहारिक रूप से। तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये सब देखने को मिलता है और ये हानिकारक भी है मेंटली।
तो ये है। अब हम देखते हैं फेयोल का गैंग प्लैंक का जो प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम से समझेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का काम होता है वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, उसमें फालतू की देरी नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी डिले ना हो। इसके लिए हेनरी फेयोल ने एक अल्टरनेटिव रूट भी सजेस्ट किया है जिसका नाम क्या है, गैंग प्लैंक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये नाम, गैंग प्लैंक इसका नाम है। ये एक शॉर्टकट जैसा है। हमने कहा था ना हम शॉर्टकट नहीं अपनाते, फिर वही ज़रूरत पड़ी कि शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट जैसा है जो अर्जेंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है कि बहुत अर्जेंट है, वरना तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ही चलता है सब कुछ पूरा। लेकिन ये एक शॉर्टकट जैसा है। इससे डायग्राम से हम समझते हैं क्या है गैंग प्लैंक। इसमें आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है। गैंग प्लैंक डायरेक्टली जो है यानी ई, कोई भी ई है और ओ है, उसके बीच में दिखाया गया है। ये देखिए ई और एफ और पी के बीच में दिखाया गया है गैंग प्लैंक। ये आपको लाइन से दिख रही है ना कि अगर एफ और पी को बात करनी है तो उसे पहले ऐसे नहीं जाना है, एफ ई को बोलेगा, ई डी को ऐसे या ऐसे ऐसे, फिर एफ पी तक नहीं जाएगा एफ। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा। क्या होगा, बहुत ज़रूरी बात करनी है, कम्युनिकेशन एकदम अर्जेंट है, तो क्या होगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, ऐसे जाएगा तो ज़रूरी बातें ऐसे थोड़ी होती है। तो इसके लिए एक प्रोसेस बताया गया है कि गैंग प्लैंक, उसको अपना लीजिए। इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसमें सेम लेवल के एम्प्लॉयज़, जैसे एफ और पी ये सेम लेवल के हैं ना, आप देखिए ई और ओ भी, डी और एन भी, सी और एम भी, ये सेम लेवल के लोग हो गए। तो इनके बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना पूरा प्रोसेस फॉलो किए। तो एक तरह से ये शॉर्टकट है। लेकिन कैसे होगा, ये एक लेवल बाद के जो सेम ऑफिसर होंगे, सेम एम्प्लॉय होंगे, वो करेंगे आपस में बात। फेयोल ये भी कहते हैं कि बिना किसी अथॉरिटी के लाइन से हटाकर ऐसा करना गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस लाइन को हम फॉलो कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को हम अपना सकते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है तो फिर जो है तो लाइन को फॉलो करते रहना, उस लाइन को फॉलो करते रहना जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, ज़्यादा बड़ी गलती है। इससे अच्छा हम शॉर्टकट ले लें, फेयोल ये भी कहते हैं। मान लीजिए ये स्टेप है, ये लाइन है, ई और एन, इनके बीच में क्या दिखाया गया है, इन ई और एन के बीच में दिखाया गया है, सॉरी यहाँ पे ओ, ई और ओ के बीच में यहाँ पे गैंग प्लैंक दिखाया गया है। सी एन का है, लेकिन यहाँ पे ई और ओ के बीच में एक रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है। इनके बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि एक सीधा रास्ता, बिना पूरा हायरार्की सिस्टम फॉलो किए इमरजेंसी में बात करने के लिए ये सीधा रास्ता अपनाया गया है। इससे क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, हम आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। इमरजेंसी के लिए काम आता है ये। हायर ऑफिशियल्स यानी कि ई और ओ अगर लाइन एफ और पी से सीधे गैंग प्लैंक के थ्रू बात कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। सीधे बात करना, डी और एम सीधे बात कर लेंगे, सी और एन सीधे बात कर लेंगे। तो यही है समझने के लिए, चाहे एफ और पी को देख लीजिए आप। अब फेयोल कहते हैं कि बिना अथॉरिटी के लाइन से हटाना, ये हमने अभी डिस्कस किया। फिर सिमिलरली लिंडन उर्विक क्या कहते हैं, वो किस चीज़ कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को। लिंडन उर्विक बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होना ज़रूरी है। वो मानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना ज़रूरी है, स्केलर चेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर घर में ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन हर बात के लिए स्केलर चेन का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जैसे हर वक्त हम कहते हैं ना कि गटर के रास्ते से जाना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। क्योंकि हायरार्कियल सिस्टम जो होता है, जो हायरार्कियल सिस्टम में कई खामियां हो सकती है, इसीलिए नए थिंकर्स जैसे कि क्रिस एर्गरेस की बात करें अगर हम, जो उन्होंने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट किया है, हम बाद में पढ़ेंगे सब चीज़ें डिटेल में, लेकिन याद रखें क्रिस एर्गरेस ने क्या सजेस्ट किया है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट किया है, जिसमें मतलब जिसमें क्या है, हर चीज़ जो है जिसे फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, नॉन एज फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन।
ये जो फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन है ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है जहाँ रिजिड हायरार्की की जगह फ्लेक्सिबल हॉरिजॉन्टल और डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत अलग तरीके से। इससे कम्युनिकेशन में तेज़ी बनती है और रिसोर्सेज को बेटर यूज़ हो सकता है। यही इन्होंने क्रिस एग्रिस ने मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। इस सिस्टम के अंदर रिजिड बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है, यानी काम जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। फाइनली इट शुड बी नोटेड, जो जॉन फिफ्नर और रॉबर्ट प्रेस्थस हैं ये कहते हैं लास्ट में कि इन्होंने स्टडी किया कि कंप्यूटर्स और आईटी का इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पे ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पे किसका इफेक्ट होता है, कंप्यूटर्स का और टेक्नोलॉजी का। तो ये बताते हैं कि अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिटी ऑफ कमांड देखेंगे। आज हमने हायरार्की को कंप्लीट किया है। तो यही बात है, फेयोल ने गैंग प्लैंक सजेस्ट किया ताकि अर्जेंट कम्युनिकेशन फास्ट हो सके। गैंग प्लैंक अलाउ करता है सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ को बात करना, टॉक डायरेक्टली। स्केलर चेन एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हर चीज़ को फॉलो करता है। लिंडन उर्विक स्केलर चेन होना ज़रूरी मानते हैं क्योंकि बार बार वही लाइन को फॉलो करना, टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। क्रिस एग्रिस ने मैट्रिक्स मॉडल दिया जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है। फिफ्नर और प्रेस्थस ने आईटी का इम्पैक्ट बताया है, हायरार्की की स्टडी की है। तो यही हमने देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।